हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस और समीक्षा अधिकारी, ये दो ऐसे एग्जाम हैं जो आपके 2023 में होंगे। ठीक है, तो इनके लिए ये हमारा टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है ये। और हर एक टेस्ट को कंप्लीट देखिए और यहाँ पर अपना जो स्कोर आए उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस पहले टेस्ट को। सो आगे बढ़े इससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अपनी स्क्रीन पर ये इमेज देख रहे हैं, ये है आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा की। अब ये लाइमलाइट में इसलिए रहे थे अभी क्योंकि मोदी जी ने इनकी जयंती थी तो उसके उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि अर्पित करी थी। ठीक है, सो अभी आपको इनके बारे में क्या कुछ पता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेट आएगा उसमें मैं आप लोगों के नाम अनाउंस करूंगा कि किसने यहाँ पर इनके बारे में कितना कुछ बताया है। कहीं कुछ सर्च मत करिएगा, सबसे पहले वो चीज़ लिखिएगा जो आपको अभी एट द पॉइंट जब आप वीडियो देख रहे हैं तब आपको पता है। ठीक है, तो इससे आपको अपने आप को इवेल्युएट करने में बहुत ईजी रहेगा। ये हिस्ट्री इन न्यूज़, इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सनैलिटी है, जो भी इवेंट जो करंट में कुछ ना कुछ हाईलाइटेड रहा है और हिस्टोरिकल इवेंट रहा है या फिर हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी से रिलेटेड न्यूज़ रही है, तो उसको हम कवर अप करते हुए चलेंगे। क्योंकि आप मान के चलिए कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें हिस्ट्री वाले सेक्शन में ऑलमोस्ट 70% के आसपास यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। पिछले 2 से 3 साल में जो भी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी या भी जो भी हिस्टोरिकल इवेंट न्यूज़ में रहा है। ठीक है, सो ये एग्जैक्टली करंट अफेयर भी नहीं है, एग्जैक्टली इसको हम स्टैटिक भी नहीं बोल सकते। ये एक मर्जर है स्टैटिक और करंट का। सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है। और श्याम जी कृष्ण वर्मा के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट डे जो है इनके ऊपर कंप्लीट वीडियो मिलेगा, उसको ज़रूर देखिएगा। और इन वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। सबसे पहला जो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें बोला गया है आपसे कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था, किसने किया था? अब ये थॉमसन थे, लुबाक थे, टेलर थे या फिर चाइल्ड? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? थॉमसन। ठीक है, थॉमसन ने किया था। जो आपका कोपेनहेगन संग्रहालय जो कि डेनमार्क में है, तो वहाँ पर जो सामग्री रखी गई है उस सामग्री को अलग अलग युग के हिसाब से उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? ठीक है, अब ये सुमेरियन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, या फिर ये वैदिक सभ्यता है, या फिर मेसोपोटामिया? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ऑलमोस्ट सभी को ये पता होगा कि अगर हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपको पता होना, वो ये है कि हड़प्पा की सभ्यता की बात करें तो ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, किस किस के? एक तो मेसोपोटामिया और एक आपका जो मिस्र की सभ्यता है उसके समकालीन थी। बट यहाँ पर पूछा गया है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। तो हड़प्पा की बात कर लें या फिर हम बात करें मोहनजोदाड़ो की, या फिर हम लोथल की बात करें, कालीबंगा की बात करें, ये सारी साइट्स हैं जो आपकी किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से एसोसिएटेड हैं, क्योंकि उसी की ये साइट्स हैं। ठीक है, अब वहीं हड़प्पा की अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो साक्ष्य मिला इस सभ्यता का वो कहाँ पर मिला? हड़प्पा पर। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि आर्य, ये जो शब्द है ये किसको इंगित करता है, यानी कि किसको ये इंडिकेट करता है? अब यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि श्रेष्ठ वंश को। श्रेष्ठ वंश को ये इंडिकेट करता है शब्द क्या? आर्य। ठीक है, इस शब्द को श्रेष्ठ या फिर कुलीन, कुलीन भी अगर हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, कुलीन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध, इनका जन्म ये कब हुआ था? सो इनके जन्म की बात करें तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? 563 ईसा पूर्व। ठीक है, अब कहाँ पर हुआ था? अच्छा, एग्जाम में देखिए दो तरीके से आएगा। हो सकता है कभी आपको लुम्बिनी भी दे दे ऑप्शन में और कपिलवस्तु भी दे दे। तो अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है लुम्बिनी, ठीक है, और इसके साथ ही एक ऑप्शन दिख रहा है आपको कपिलवस्तु, तो उस सेंस में आप क्या लगाएंगे? थोड़ा सा यहाँ पर ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा जो एकदम नियर बाई लोकेशन होगी उसको आप अपने आंसर में चूज करेंगे। ठीक है, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? कपिलवस्तु के पास में है।
और 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके फादर की बात करें तो फादर का नाम क्या था इनका? शुद्धोधन। अब इनके जो फादर थे इनके बारे में ये पूछा जाता है कि ये कौन से गण के थे, ठीक है, तो शाक्य गण, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। वहीं इनकी मदर की बात करें तो मदर का नाम क्या था इनका? माया देवी, ठीक है। अब ये कौन से वंश की थी या कौन से गणराज्य की? तो कोलीय गणराज्य की थी, ठीक है, या फिर कोलीय वंश की कन्या थी। 29 ईयर्स के थे महात्मा बुद्ध जब इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, गृहस्थ जीवन को त्याग कर दिया 29 साल की अवस्था में। उसके बाद 6 साल तक इन्होंने तपस्या करी। 35 साल की एज में जाके इनको मतलब सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, और उसके बाद ही जो है ये बुद्ध कहलाए। और ये जो इनका एक घटना थी जिसमें ये अपने घर को त्याग कर देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ये भी पूछा जाता है। और मतलब ये अगर आएगा देखिए आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, तो मतलब पीसीएस में या फिर आरओ के एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर ये इस तरीके से आएगा कि मतलब स्टेटमेंट वाइज आएगा। एक स्टेटमेंट में आपको ये मिल जाएगा कि महाभिनिष्क्रमण ये जो घटना है ये किससे एसोसिएटेड है, तो वहाँ पे इस तरीके से आएगा कि ये भाई जो उनके बुद्ध थे, बुद्ध ने जो घर अपना त्याग कर दिया, तो उस घटना को ही महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। तो इस तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर पूछा गया है आपसे पर्यावरण, इससे तात्पर्य क्या है। अब पर्यावरण, अगर आप थोड़ा सा अपने आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो आप पर्यावरण में हर एक चीज़ पाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कि भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु, इनकी जो प्राकृतिक दुनिया है जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ठीक है। तो अगर हम अपनी बात कर लें तो हमारे चारों तो और क्या है भाई, भूमि भी है, वायु भी है, जल भी है, पशु पक्षी भी हैं, और प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या बनाएगा, एक पर्यावरण बनाएगा। दैट मीन्स पहला जो ये स्टेटमेंट है तो करेक्ट है। दूसरा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। अब चाहे वो अजैविक हों चाहे वो जैविक हों, यानी कि अबायोटिक या फिर बायोटिक फैक्टर्स जो भी हैं, एवरीथिंग, सब कुछ अगर एक में मिक्स कर दें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी हमारे चारों ओर है वो सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, हमारे पर्यावरण का पार्ट है। दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तीसरा है भौतिक, जैविकीय एवं रसायन सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, इससे अभिप्राय है। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे हम बायोटिक की बात कर लें, अबायोटिक की बात कर लें, सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल एलिमेंट्स की बात कर लें, तो इन सबको मिलाने के बाद जो मिलता है वो क्या है, आपका एनवायरनमेंट, और इन सब में आपस में क्रिया होती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे घटनाएं दे रखी हैं, इसमें आपको ये घटनाएं जो हैं इनके कालक्रम के अनुसार इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया है रियो पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। अब रियो पृथ्वी सम्मेलन, अब दूसरा दे रखा है आपको ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, तीसरा दे रखा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, और चौथा दे रखा है द लिमिट टू ग्रोथ, ये जो रिपोर्ट है इसका प्रकाशन। तो आपको ईयर वाइज इनको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रियो पृथ्वी सम्मेलन की, तो आई डोंट थिंक कि आप में से किसी को ये ना पता हो। अगर आप थोड़ा बहुत भी तैयारी आपने करी है, पहली बार अगर आपने स्टार्ट करा है तब आपको शायद ना पता हो। तो 1992 ये आपको ईयर याद रखना है रियो पृथ्वी सम्मेलन का। इसके बाद ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट की बात करें तो ये है आपकी 1987 की। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका जो प्रवर्तन हुआ ये हुआ आपका 1989 में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ये आपकी 1972 की रिपोर्ट है। अब इस तरीके से आपको यहाँ पर अरेंज करना है टाइम वाइज कि सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो इवेंट हुआ 1972 का, यानी कि फोर्थ वन। इसके बाद 1987 यानी कि सेकेंड वन। इसके बाद 1989 यानी कि थर्ड वन, और उसके बाद आपका फर्स्ट वन। तो ये हमारा पहला वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपसे कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। अब
इसमें कार्बन चक्र में सौर विकिरण की सबसे ज़्यादा मेन मतलब जो रोल है वो प्ले करता है सौर विकिरण या फिर सोलर रेडिएशन, या फिर हाइड्रोजन चक्र में, या फिर जल चक्र में, या फिर नाइट्रोजन चक्र में। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? जल चक्र में। कोई भी वाटर बॉडी हो गई, अगर उस वाटर बॉडी पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो वो कभी भी वेपर में चेंज नहीं होगी। अगर वो वेपर में चेंज नहीं होगी दैट मीन्स कि फाइनली बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सारी चीज़ें रुक जाएंगी, यानी कि पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा। और पेड़ पौधे अगर सूखने लगे तब क्या होगा भाई? जो उन पर डिपेंडेंट शाकाहारी जीव जंतु है वो सूखने मतलब मरने लगेंगे, और अगर वो मरने लगे तो क्या अल्टीमेटली इंसान पर बात आ जाएगी, इंसान भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो सोलर रेडिएशन का है वो किस में है? जल चक्र में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है आपसे कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? अब ये भूमंडल बोलते हैं, जलकण बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं, या फिर जलमंडल बोलते हैं। तो अगर हम पृथ्वी के चारों ओर की बात कर लें तो इसमें क्या है आपका? वायुमंडल। क्या बोलते हैं इसको? वायुमंडल। और इस वायुमंडल में क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, इसके अलावा आपका बहुत सारी और गैसेस हैं। तो मेन अगर हम बात करें मेजॉरिटी में तो ये 3 गैस आपको याद रखनी, जिसमें नंबर 1 परसेंटेज में क्या आती है आपकी? नाइट्रोजन, देन आती है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड तो काफ़ी कम है। अगर इसकी मतलब इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, इसकी परसेंटेज बढ़ गई तो काफ़ी कुछ डिज़ास्टर देखने को मिल सकता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो अब यहाँ पर ये कौन सा होगा? देखिए रेगुलेटिंग एक्ट होगा 1773। तो अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो ये पहला एक्ट था जिसने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेगुलेट करने का काम किया था। ठीक है, 1774 में ये इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और यहाँ पर मतलब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो थी उसका प्रावधान इसमें करा गया। अब सर्वोच्च न्यायालय में जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम जरूर याद रखना है, सर एलिजा इम्पे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इनके कितने सहयोगी न्यायाधीश थे। मतलब सीजेआई तो ये हो गए, चीफ जस्टिस तो ये हो गए, इनके अलावा कितने और जजेस इसके अंदर शामिल थे, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? अब इसमें आपका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें यहाँ पर बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। ठीक है, बस ये इतना ही इसके बारे में याद रखिए, दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत करा? तो ये है आपका स्वराज पार्टी 1934। अच्छा, अब ये जो स्वराज पार्टी है इसने यहाँ पर सबसे पहले विचार प्रस्तुत करा कि भैया एक संविधान सभा जो है वो होनी चाहिए जो इंडिया के लिए एक संविधान की रचना करे या संविधान का निर्माण करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें बात करी गई है आपसे कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, इसका अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर जैसे ही हम बात करते हैं ना अल्पसंख्यकों की, ठीक है, तो इसको आप सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से ना लीजिए क्योंकि इसमें पारसी भी आते हैं, जैन भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, कई सारी कम्युनिटी आती हैं। तो इसमें अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, तो ये किसके अंडर में बनाई गई? सरदार पटेल के। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको एक चीज और इसके बारे में याद रखनी है, इस सलाहकार समिति की 2 उप समितियां थी। ठीक है, एक थी आपकी मूल अधिकार उप समिति और दूसरी जो समिति थी उसका नाम था अल्पसंख्यक उप समिति। ठीक है, तो जो मूल अधिकार वाली थी वो किसके अधीनस्थ थी, मतलब उसको कौन लीड कर रहा था, और जो अल्पसंख्यक उप समिति थी उसको कौन लीड कर रहा था, ये भी पूछा जाता है। सो मूल अधिकार वाली है आपकी JB कृपलानी। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें अल्पसंख्यक उप समिति की तो ये हैं आपके HC मुखर्जी। ठीक है, ये याद रखिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। अब भारत जो है विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो पहला स्टेटमेंट देखते ही आप समझ जाएंगे कि भैया ये तो है गलत। क्यों गलत है? क्योंकि भारत अगर हम बात करें तो 7वें नंबर पर आता है, 7th प्लेस पर आता है, किसमें? एरिया वाइज। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया कुछ इस तरीके से आप ले सकते हैं इंडिया को, ठीक है। अब इंडिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कर्क रेखा आपकी जाती है जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। आधा आपका उष्ण कटिबंध में है और आधा उष्ण कटिबंध में नहीं है, उपोष्ण में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि 2 और 4 सही है। अच्छा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ये जो लाइन है ये कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप बताएंगे कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ से होकर गुजरती है, और यूपी का, उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला है जहाँ से ये गुजरती है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें भारत विस्तृत है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो अक्षांश हैं वो अक्षांश कौन से हैं और जो देशांतर है वो देशांतर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी। क्यों आएगा? क्योंकि अगर भारत की हम मुख्य भूमि या फिर मेन लैंड की बात करें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ठीक है, से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारा क्या है? अक्षांश की बात हो गई। वहीं अगर हम देशांतरों की बात करें तो जो देशांतर है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये आपकी क्या है? देशांतर है, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये हो गया लॉन्गिट्यूड, ये हो गया लैटिट्यूड। अब अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 37 डिग्री 7 मिनट तो कोई है ही नहीं, वो सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर गलत, मतलब इसमें कोई भी ये ABC नहीं होंगे, तीनों यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें बात करी गई कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया में इस तरीके समझ लीजिए, यहाँ से ये ऐसे कर्क रेखा जा रही है। तो अब ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले ये पड़ती है कहाँ पर? आपकी गुजरात में, ठीक है। पहला क्या आएगा आपका? गुजरात। गुजरात के बाद इधर आपका आता है राजस्थान, ठीक है, तो दूसरा आ जाएगा राजस्थान। तीसरा यहाँ पर पड़ता है ये MP, ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही सटा हुआ क्या है? छत्तीसगढ़, उसी का पार्ट रहा है, तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद अगला कौन सा स्टेट आएगा? वो आएगा आपका झारखंड। जब तक बिहार और झारखंड एक थे तब तक बिहार कर्क रेखा पर पड़ता था, बट अभी क्या हो जाएगा आपका? झारखंड। झारखंड के बाद फिर यहाँ पर नीचे क्या आएगा? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा? पूर्वोत्तर का है, वो है आपका त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम, ठीक है। इस तरीके से ये आपके 8 स्टेट हो जाएंगे जिनसे होकर ये रेखा गुजरती है। तो अभी जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे रखा है उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, बिहार, झारखंड, तो अब ये कहाँ से होकर गुजरती है? देखिए यूपी से तो नहीं गुजरती, दैट इज़ ऑब्वियस, ठीक है। उड़ीसा का भी नाम हमने नहीं लिया, ये भी नहीं है। आंध्र प्रदेश तो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आंसर B आएगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पर मतलब बिहार और झारखंड एक थे उस टाइम पर तो ये गुजरती थी, बट अगर यहाँ पर सिर्फ बिहार दिया होता तो यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन गलत होते। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है आपकी स्क्रीन पर, इसमें बोला गया है कि जब भारतीय मानक समय के यामियोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामियोत्तर पर है वो आपको बताना है कि कहाँ पर होगी, कौन सी डिग्री पर। सो देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, अगर आप मान लीजिए ये आपका इंडिया है,
ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, इसको दोबारा सही कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहा है कि किसी यामियोत्तर पर 12 बजे IST पर, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, इस पे बज रहा है 12। अब अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें, सबसे पहले सुबह यहाँ पर होती है, दैट मीन्स कि 6 बज रहा होगा यहाँ पर। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे आप टाइम गेन करते जाएंगे, प्लस में होता जाएगा, ठीक है। अगर GMT की बात करें, ग्रीनविच मीन टाइम की, तो वहाँ से अगर इंडिया का हम टाइम की बात करें, 5.5 घंटे हम आगे चलते हैं। दैट मीन्स जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, टाइम गेन करेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 6 बज रहा होगा। अब अगर यहाँ पर 6 बज रहा होगा, दैट मीन्स कि टोटल यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये जो टाइम डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 6 घंटे का आएगा। और ये आपको अच्छे से पता है कि भैया हर 1 घंटे में 15 डिग्री का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो 6 घंटे में कितना आ जाएगा, 15 से गुणा कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और 82 डिग्री आधा मिनट, ठीक है, मतलब 82.5 डिग्री पर ये हमारा जो IST का लाइन है वो जाता है। तो इसमें आप 90 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 172 और हाफ, ठीक है, यानी कि 172 30 पूर्व। ये हमारा सही आंसर यहाँ पर आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। अब ये बल है, विद्युत धारा है, वेग है, कार्य है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो सही आंसर क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर आपको बताना है कि मूल भौतिक राशि। तो देखिए मूल भौतिक राशियाँ टोटल कितनी हैं, 7 हैं। ये 7 कौन कौन सी हैं, एक है आपकी लंबाई यानी कि लेंथ, दूसरी है द्रव्यमान यानी कि मास, फिर क्या है टाइम, इसके बाद टेम्परेचर यानी कि डिग्री सेल्सियस, इसके बाद अगर हम बात करें तो विद्युत धारा यानी कि करंट I, इसके बाद आगे हम बात करें तो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता ये भी क्या है, एक मूल राशि है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पदार्थ का परिमाण, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी कितनी है, 7 राशियां हैं जो कि कैसी हैं, आपकी मूल राशि हैं। बाकी कैसी हैं, व्युत्पन्न यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, और जिनको इससे इन्हीं राशियों से निकाला जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप न्यूटन की बात कर लें या फिर बल की बात कर लें, ठीक है, तो बल का क्या होगा, न्यूटन। तो न्यूटन में क्या आ जाएगा, अगर बल का फॉर्मूला आप देखेंगे तो F=ma होता है, ठीक है, जिसमें a क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। त्वरण भी फर्दर डिवाइड होता है कि जो वेलोसिटी का डिफरेंस होता है उसका रेट क्या है, ठीक है, यानी कि v2 - v1/t। इस तरीके से ये पूरा यहाँ पर ड्राइव होगा। अगर हम मास को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि एक आपका मूल यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वेग की बात करें, वेग को फर्दर डिवाइड करा जाता है, ठीक है, दूरी बटा समय के हिसाब से। तो दूरी को किस में, लेंथ में यानी कि L में। तो यहाँ पर इस तरीके से जाएगा। मतलब बाकी सारी कैसी होती हैं, ड्राइव्ड होती हैं। 7 ये जो आपको बताया मैंने, ये 7 क्या है, आपकी मूल राशि हैं। तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें बात करी गई है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब सोनार का फुल फॉर्म अगर आपको पता है, दैट मीन्स कि आप समझ जाएंगे कि क्या मतलब है। तो सोनार का फुल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले। तो सोनार की बात करें तो साउंड, ये इसमें जो S है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे S को, ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका नेविगेशन, तो SO, ये सॉरी यहाँ पर SO हो गया आपका, ठीक है, साउंड का। और N रिप्रेजेंट करेगा किसको, नेविगेशन को। और इसके बाद R की हम बात करें तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रेंजिंग को, ठीक है, रेंजिंग। तो ओवरऑल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके फुल फॉर्म साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये हो जाएगी किसकी फुल फॉर्म, सोनार की, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया भैया, साउंड की बात चल रही है यहाँ पर और नेविगेशन की बात चल रही है। नेविगेशन मतलब हम नौवाहन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स या फिर नौ संचालकों द्वारा इसको यूज़ किया जाता होगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से होता क्या है, समुद्र में कोई चीज़ डूबी हुई है पहले से, तो उसकी स्थिति पता करने के लिए इन तरंगों का यूज़ किया जाता है। और इनकी जो आवृत्ति है ये मतलब उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगें होती हैं, जिनको समुद्र की गहराई में भेजा जाता है। और जब अंदर कोई चीज़ पड़ी होगी उससे तरंगें टकराएंगी और टकराकर वापस आएंगी, तो उससे पता चल जाएगा कि भैया कितनी देर में ये ध्वनि वापस लौट के आई। तो उसकी एग्जैक्ट
जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर निकाली जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। अब ये आपका सेल्सियस है और ताप है, दूसरा किलोवाट आर है, विद्युत है, इसके बाद RH गुणांक और रक्त है, और रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। जैसे ही हमने बात करी रिएक्टर पैमाना, आपको तुरंत याद हो जाएगा कि भैया अर्थक्वेक की बात होती है रिएक्टर पैमाने से, आर्द्रता से कोई मतलब नहीं होता, ह्यूमिडिटी से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो रिएक्टर स्केल जो है इस पर भूकंप की तीव्रता इसको मापा जाता है, ना कि आर्द्रता की। तो यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। अब ये किस में सहायता करता है? कम काम करने में, या फिर कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, या फिर उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, या फिर उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो ऑब्वियस सी बात है भैया कि कम हमें मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा काम हो जाए, या फिर उतना ही एटलीस्ट काम हो जाए, इसीलिए हम किसी भी यंत्र का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। सो दोस्तों ये आज का हमारा कंप्लीट वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टार्टिंग में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर करिएगा, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट तो मैंने आपको बोला ही कि भैया कमेंट तो ज़रूर करना है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उसका आंसर भी करिएगा, और जो भी आपकी राय रही हो इस वीडियो के बारे में वो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सो इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।